बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फ़रूख बड़ाइच। फील्ड मार्शल अमन मिशन और अहम ईरानी शख्सियात से मुलाकात, और फिर वो यहाँ से ही फील्ड मार्शल जो हैं वो चीन जाएंगे, जहाँ पर पहले से वज़ीर आज़म, डिप्टी वज़ीर आज़म समेत पाकिस्तान की आला तरीन क़यादत वहाँ पर मौजूद है। और आज इसी पे बात करेंगे। आगे चल के अगले सेगमेंट में तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो मौलाना से भी मिल रही है। सोहेल अफरीदी साहब की मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात हुई है इस्लामाबाद में। उससे पहले फैसल करीम कुंडी की जो गवर्नर है KP के, उनकी मुलाकातें हुई। इसी तरह मौलाना की पीपल्स पार्टी की क़यादत से भी मुलाकातें हुई जब वो कराची में मौजूद थे। और आखिर में हम बात करेंगे कि पंजाब के एक बड़ी बाअसर MP है, उनका मारूफ अदाकारा मोमना इकबाल साहिबा के साथ मामला चल रहा था। ख़वातीन मेरी रेड लाइन मरीम नवाज साहिबा कहती हैं, तो मुस्तकबिल क्या होगा इस MP का, इस पर भी बात करेंगे। आगाज़ करते हैं फील्ड मार्शल के अमन मिशन से। हमारे मेहमान हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, आप दिफाई तजियाकार हैं। एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान साहब भी हमारे साथ होंगे, आप दिफाई तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका, आपने वक्त दिया। चिश्ती साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगा। पाकिस्तान की जो सफारती कोशिशें हैं, अभी तक तो सारा देखा, सारी दुनिया ने देखे, लेकिन अब फील्ड मार्शल वहाँ पर मौजूद, उससे पहले वज़ीर दाखिला मौजूद, और अब कहाँ पर देख रहे हैं मामला को, कैसे आगे बढ़ेंगे? जी, बहुत शुक्रिया वड़ाइच साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए, आने वाले वक्त इसलिए चैलेंजिंग है कि मिलिटरीली दोनों साइड्स ने बहुत कोशिश कर ली कि वो ऐसी विक्ट्री अपने अपनी साइड्स के लिए हासिल कर सकें जो वो अपने लोगों को जाहिर दिखा सकें कि हमने जंग जीती है। वो तो मुमकिन नहीं हुआ। ऑलमोस्ट 38-39 दिन तक अमेरिका ने मैसिव डिस्ट्रक्शन की, स्ट्राइक्स की, तकरीबन 20,000 के करीब स्ट्राइक्स की हैं, बैक्ड बाय इजराइल। दुनिया के बेस्ट फाइटर जेट से की हैं, सबसे ज्यादा प्रिसीजन वेपन्स उनके पास हैं, और उसके बाद वजूद वो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर सके। लेकिन उसके बाद दूसरे ईरान देखें तो एक न्यू फाउंड रियलिज्म उधर भी आया है कि उनको एक न्यू फाउंड स्ट्रेंथ ये मिली है कि उन्होंने ना सिर्फ इजराइल तक हमले किए, फिर उसने आपने देखा कि रीजनलाइज कर दिया जंग को। जिस तरह उन्होंने कहा था, अयतुल्ला खामनाई ने शहादत से पहले कहा था कि इस खित्ते में फैल जाएगी जंग, वो फैल गई। उसके बाद सबसे ज्यादा आपने देखा स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को उन्होंने जो इफेक्टिवली कंट्रोल किया। एक न्यू फाउंड लीवरेज उनको वो मिली कि पहले वो कहा करते थे 47 साल से, या थ्रेट किया करते थे, इस दफा उन्होंने करके दिखा दी। जब इस तरह के जो एडवांटेजेस हो जाते हैं और कमजोर साइड को होते हैं तो न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस हो जाता है। और जाहिर है जब न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस कब काम आता है, जब सीज फायर होती है या आपने अमन की तरफ जाना होता है। तो ऐसा मुल्क फिर चाहता है कि उसको लीवरेज मिले, और खासतौर पर अगर ऐसी लीवरेज अगर उसने सुपर पावर के खिलाफ इस्तेमाल की करके हासिल की हो, अपनी रेजिस्टेंस को इस्तेमाल करके या परसेवेरेंस के जरिए हासिल की हो, तो वो कन्वर्ट करना चाहता है इनटू वैल्यू। बस वो नजर आ रहा है। अब ऑप्टिक्स की जंग है। फिजिकली ना अमेरिका वो गलबा हासिल कर सका और ना ईरान। कभी किसी स्टेज पे किसी ने समझा था कि वो अमेरिका को शिकस्त दे देगा, और ऐसा कोई मीनिंगफुल, टेंजिबल, वेरीफाइबल रिजल्ट्स तो कोई उम्मीद नहीं रखता था। लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया कि दोनों ममालिक या दोनों साइड्स अब चाहती हैं कि ऐसी जिसको सिचुएशन शुड लुक लाइक अ विक्ट्री, तो उसकी तरफ तगोदो कर रही हैं। और ऑब्वियसली हमारी कोशिश है, उसके फील्ड मार्शल का आप जिक्र कर रहे हैं कि वो ईरान में है। अब डिग्री ऑफ ट्रस्ट का सबसे डेफिसिट है। एक्चुअली प्रॉब्लम जिधर आ रहा है, दोनों साइड्स एक दूसरे पर ना एतबार करती हैं। उसी वजह से आपने देखा कि पाकिस्तान को रिपीटेडली इंगेज करना पड़ रहा है। एक तरफ डिग्री ऑफ एश्योरेंस भी चाहिए, और दूसरी तरफ जैसे मैंने कहा कि अमेरिका भी चाहता है कि वेरीफाइबल को मैकेनिज्म हो जिसके जरिए ईरान ऐसा ना करे। लेकिन ईरान भी ये चाहता है कि उसके हाथ में भी कोई वेरीफाइबल मैकेनिज्म ही हो जिसके अंदर अमेरिका हर 6 महीने बाद या साल बाद ईरान पर हमलावर ना हो जाए। तो आई थिंक मोर ऑफ अ ट्रस्ट जो डेफिसिट है उसको ब्रिज करने की कोशिश हो रही है। ठीक है, सही साहब, ये बताइएगा कि अभी ये ईरान जंग के मुकम्मल खात्मे की ख्वाहिश तो हर जगह पे मौजूद है, पूरी दुनिया ये कर रही है, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। कोई ब्रेक थ्रू की हम को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या अभी यही जो बात वो कर रहे थे कि ट्रस्ट जो है उसका मामला है, पाकिस्तान जो है वो एतमाद की एक फ़िज़ा बनाने में कामयाब हो गया तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी? आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी सईद साहब, आपसे पूछ रहा हूँ। जी, फरूख साहब, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, खालिद चिश्ती साहब ने जिन चीजों की तरफ निशानदेही की है, मैं उन चीजों से एग्री करते हुए इस चीज को जरा थोड़ा सा और बढ़ावा देना चाहता हूं। देखिए, जंग जो है ना, वो एक स्ट्रेटेजिक इस उस स्ट्रेटेजिक स्टेट पे आ चुकी है कि ना ये जंग है और ना ही ये पीस है। लेकिन इसकी वजह से पूरी दुनिया जो है वो एक इकोनॉमिक क्राइसिस में चली गई है, क्योंकि गैस और ऑयल की प्राइसेस बहुत स्काई रॉकेट कर गई हैं, और तकरीबन आधी दुनिया जो है वो
रिसेशन में जा रही है। आपने आज एक और खबर भी सुनी होगी कि तकरीबन 27 ममालिक जो हैं आउट ऑफ 101 जो कि वर्ल्ड बैंक के मेंबर्स हैं, उनमें से 27 ममालिक ने वर्ल्ड बैंक से लोन की दरखास्तें एंटर कर दी हैं, जिसका मतलब ये है कि जो है ना कंट्रीज के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और इनमें से ये 27 की 27 कंट्रीज जो हैं वो अमेरिका की हलीफ हैं। सो यहाँ जहां अमेरिका को इस जंग में एक नोट ऑफ विक्ट्री नहीं मिल रहा, वहां उसके जो हलीफ हैं वो भी उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप जो है अब इस जंग को किसी तरीके से खत्म करें। और यही वो चीज है जिसको ईरान इनकैश करना चाहते हैं। इनकैश वो इस तरीके से करना चाहता है कि वो गारंटी मांग रहा है कि मेरे ऊपर दोबारा अटैक नहीं होगा अगर मैं सीज फायर के लिए एग्री कर जाता हूं। देखिए, उनका ये जो ट्रस्ट है वो इसलिए अमेरिका पे नहीं है क्योंकि पिछले 2 सालों में 3 मरतबा जब ईरान अमेरिका के साथ पीस टॉक्स में इन्वॉल्व था तो इजराइल ने अटैक कर दिया। इसीलिए आपने कोई यस्टरडे या डे बिफोर यस्टरडे आपने प्रेसिडेंट ट्रम्प की वो स्टेटमेंट सुनी होगी कि उन्होंने कहा कि इजराइल वही करेगा जो मैं चाहता हूं, क्योंकि ईरान इस चीज की गारंटी मांग रहा है कि उसके ऊपर दोबारा अटैक नहीं होगा। और ये गारंटी इस वक्त अनफॉर्चुनेटली कोई मुस्लिम कंट्री इंक्लूडिंग पाकिस्तान ईरान को नहीं दे सकता। इसलिए सब ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह चीन और रूस जो है वो भी इस सालिसी का हिस्सा बन जाए। और मेरे ख्याल में अगर हमारे फील्ड मार्शल यहां से चाइना जाएंगे और प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी आज वहां पहुंच चुके हैं, तो चाइना से कहा जाएगा कि वो भी जरा थोड़ा सा ज्यादा खुलकर अपनी पोजीशन को ले और एक इस इलाके में पीस का गारंटर बने, जो कि उसके अंदर बहुत कैपेबिलिटी है। चीन ऑलरेडी ईरान की फेवर में बहुत कुछ कर रहा है और करता आया है, लेकिन मेरा ख्याल है अब टाइम है कि जो एक लेटर ऑफ इंटेंट जिसके ऊपर दोनों पार्टीज एग्री कर गई हैं, अगर उस लेटर ऑफ इंटेंट को एक कोई सैंक्टिटी देनी है तो किसी ना किसी ने इसको एक गारंटी भी देनी होगी कि इजराइल दोबारा अटैक नहीं करेगा, और अगर अटैक करता है तो क्या यानी उसके खिलाफ क्या रेपरकशन। तो मेरे ख्याल ये एक ऐसी चीज है जिसका हल निकाल लिया जाएगा, और मैं बहुत पुरुमीद हूं कि अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर शायद ईद से पहले ही हम सीज फायर के एक्सटेंशन का सुन लें। ठीक, चिश्ती साहब यही बात जो सईद साहब कह रहे थे ना कि एक तो ये कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म साहब वहाँ पर दौरा चीन कर रहे हैं और फील्ड मार्शल साहब वहाँ जाएंगे, तो फिर ये इसको ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के लिए किस तरह से देखा जाएगा। और दूसरा ये कि क्या पहले ही पसे पर्दा चीन अपना कोई रोल अदा कर रहा था, क्योंकि अमेरिकी सदर का भी दौरा हुआ, वहाँ से मैसेज तो दिया गया, चीज़ें हुई, चीन का रोल जो है उसे किस तरह से देखते हैं इस सारे मामले में। देखिए बड़ाई साहब, चाइना का तो बड़ा यूनिक रोल इस तरह है कि चाइना एक तरफ बेनिफिशियरी भी हुआ है इनडायरेक्टली इस जंग का, क्योंकि जितने वेपन्स एक्सपैंड हो रहे हैं इस जंग के अंदर वो अमेरिका की जो विंडो ऑफ वल्नरेबिलिटी है वो ईरान के खिलाफ खोल रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जितना स्टॉक पाइल्स कम होगा, इसका मतलब है जैसे हम जानते हैं प्रिसीजन गाइडेड मुनिशन तकरीबन 45% डिप्लीट हुए हैं, 50% के करीब पैट्रियट कम हुए हैं जो ऑब्वियसली डिफेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। टॉमहॉक मिसाइल जो प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए इस्तेमाल होते हैं वो 35% डिप्लीट हुए हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पेंटागन की एक रिपोर्ट लीक हुई है, एक इंटरनेशनल एजेंसी है, वहां मैंने पढ़ा है। इतना स्टॉक पाइल अगर डिप्लीट हुआ है तो दूसरी तरफ आप देखिए अगर एवरेज भी निकाल लिया जाए कि तकरीबन 45 से 50% डिप्लीशन हुई है, तो इसका क्या मतलब है कि अगर 50-60% ईरान का भी डिप्लीट हुआ है तो कोई कंपैरिजन नहीं है। अमेरिका एक सुपर पावर है, उसने अपनी डिटरेंस क्रिएट करनी होती है, हर इजराइल के मिस एडवेंचर को कवर करना होता है, उसने यूक्रेन की जंग को सपोर्ट करना होता है, और उसने ताइवान की हिमायत में चाइना के खिलाफ एक डिटरेंस क्रिएट करनी होती है। जिसका मतलब ये है कि स्टॉक पाइल डिप्लीट होने का है कि जो ताइवान के खिलाफ के हक में यानी कि जो उसने डिटरेंस क्रिएट करनी है वो रेडीनेस कॉम्प्रोमाइज होती है। वो चाइना के खिलाफ उसने अपनी विंडो ऑफ वल्नरेबिलिटी खुद खोल दी है। तो जो वेपन्स यहाँ एक्सपैंड हो रहे हैं वो चाइना के डिटरेंस से माइनस हो रहे हैं। तो एक तरफ तो चीन इस तरह बेनिफिशियरी है, दूसरी तरफ चीन एक और बेनिफिशियरी ये है कि वो तकरीबन 13% तेल सिर्फ ईरान से लेता है, 1.48 बिलियन के करीब तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर जो मिलियन बैरल लेता है, ये सिर्फ चाइना का सिर्फ 13% पूरा करता है, बाकी वो 85% के करीब रूस से पूरा करता है।
इस वक्त जो चाइना का रोल बेसिकली है, चाइना किसी स्टेज पर इस वक्त वो नहीं साबित करना चाहता कि वो एक और सुपर पावर है, और ना वो एग्रीमेंट्स का शौक रखता है ज्यादा। आपने देखा दोस्त दूर ने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी और प्रेसिडेंट पुतिन ने भी अभी दौरा किया, लेकिन उस तरह मीनिंगफुल किस्म की जो अनाउंसमेंट होनी थी वो नहीं हुई। आप नोट करें कि जो पिछली मीटिंग हुई थी प्रेसिडेंट ट्रंप की, जो चाइना में पहले दौर में वो आए थे, तो उस वक्त तकरीबन 300 बोइंग जहाजों का वादा किया गया था जो मटेरियलाइज नहीं हुआ। और इतने साल गुजरने के बावजूद सेकंड टर्म में अब 200 जहाजों का अनाउंसमेंट हुई है। इसका मतलब है कि चाइना को इतना एक्साइटेड नहीं है अमेरिका के साथ डील करने में। वो अगर एक्साइटेड है तो वो ये चाहता है कि मैं न्यू फाउंड इकोनॉमिक जाइंट हूं, एक सुपर पावर इकोनॉमिक फ्रंट पे मैं हूं, मुझे वो माना जाए, नंबर वन। चाइना की वैल्यू एक और तरह बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि रूस चाहता है कि उसकी अलाइनमेंट चाइना की रूस की तरफ हो ताकि सिंगल आउट हो जाए अमेरिका, और दूसरी तरफ अमेरिका चाहता है कि चाइना सपोर्ट करे। लेकिन चाइना को भी ये महसूस होता है और जाहिर है उनको पता होगा कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज का स्टैंड अलोन उसको सपोर्ट अमेरिका को करके बारगेन में उसे भी कुछ चाहिए, और जाहिर है बारगेन में ये चाहिए कि अमेरिका ने जो ऑलमोस्ट $12 बिलियन की अनाउंसमेंट की हुई है ताइवान को असला देने के लिए, वो बैक ऑफ करे। तो आई थिंक चाइना इसको बड़ा टैक्टफुली खेल रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं ले जा सके वो हम लेकर आएंगे कोई ऐसी चीज उसके लिए, क्योंकि चाइना का बहुत ही कॉशियस किस्म का रोल भी है और बड़ी सिलेक्टिव किस्म की स्ट्रेटजी है। इसके अंदर वो अपनी नेशनल इंटरेस्ट को पहले रखता है और किसी और इंटरनेशनल इंटरेस्ट को बाद में रखता है। ठीक है सईद साहब, ये अब आपने कहा अब कि एक हफ्ते में आपको लगता है कि भाई कोई अच्छी खबर आएगी, और जिस तरह से एक मरतबा फिर दरमियान में वक्फा आया था, बातचीत तो चलती रही, लेकिन ये पाकिस्तान जिस तरह मुतहरिक हुआ, जिस तरह वज़ीर दाखिला वहाँ पर 2 मरतबा हफ्ते में गए, अभी भी मौजूद हैं, फील्ड मार्शल का दौरा, तो अब यानी पॉजिटिव ही जिस तरह से आपने कहा कि हमें तो पूरी दुनिया दुआ कर रही है और कि भाई इससे जान छूटे इस जंग से, क्योंकि पाकिस्तान पे ख़ास तौर पे और पूरी दुनिया पे इसरात हैं इसके, यानी ख़ुद अमरीकी मईशत का भी जो है आप उसे किस तरह से देखते हैं? अमेरिका के लिए कितना मुश्किल कितना आसान है इस बैगेज को अपने साथ रखना? देखिए, मेरा ख्याल है कि हम अमेरिकन कैपेबिलिटी को ना गलत जज करते हैं। जब हम कहते हैं कि अमेरिका की 45% डिप्लीशन ऑफ प्रिसिशन म्यूनिशन हो गया है, तो उसका जो 55% है वो उसके बाद की जो 10 कंट्रीज हैं उसका टोटल मिला के भी उनसे ज्यादा प्रिसिशन वेपन्स उसके पास मौजूद है। ठीक है ना? जब हम ये कहते हैं कि उसका 50% क्रूज मिसाइल्स कम हो गए, तो वो जो 50% है वो उसके बाद की जो 10 डिफेंस कंट्रीज हैं उनके भी टोटल से ज्यादा है। अगर जो अमेरिका है वो एक ऐसी, अल्लाह ताला ने उसको एक ज्योग्राफिकल पोजीशन दी हुई है कि चाहे चाइना हो या रशिया हो, वो उसके साथ एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जा सकते। वो एक प्रॉक्सी वॉर तो उनके साथ लड़ सकते हैं, लेकिन उनके साथ एक डायरेक्ट वॉर नहीं लड़ सकते, क्योंकि उनको एक पूरा ओशन गुजार के या पैसिफिक या अटलांटिक क्रॉस करके अमेरिका को अटैक करना होगा। सो अल्लाह ताला ने अमेरिका को एक बहुत बड़ी ज्योग्राफिकल पोजीशन दी हुई है। सो अमेरिका ने जब तक ये ईरान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसने ये इंश्योर करना है कि मैं रूस की तरह, यूक्रेन जिस तरह रूस यूक्रेन में फंसा हुआ है, मैं ईरान में ना फंसूं। इस वक्त अमेरिका के लिए जो सबसे परेशान कुन चीज ये है कि वो जो एक वर्ल्ड पावर का इमेज होता है दुनिया में लोगों के दिमाग के अंदर के, जी कि अमेरिका दुनिया के किसी भी इलाके में जाके कुछ भी कर सकता है, वो इमेज बड़ी बुरे तरीके से शटर हो रहा है। और यहां ये महसूस हो रहा है कि अमेरिका कुछ भी कर ले, ईरान जो है वो उसकी कोई बात मानने को तैयार नहीं है। सो ये वो चीज है जो उसकी इमेज को खराब कर रहा है, और इसी वजह से वो इधर से निकलना चाह रहे हैं। दूसरी बड़ी वजह यह है कि उसको ये जंग बहुत कॉस्ट कर रही है। अगर आप ये देखें कि पहले 60 डेज का खर्चा है समथिंग लाइक $30 बिलियन, जिसका मतलब है कि $500 मिलियन अ डे उसको ये जंग कॉस्ट कर रही है। तीसरी चीज यह है कि ये वॉर अमेरिका के अंदर उसकी अपनी इलेक्टोरेट को उनके अंदर पॉपुलर नहीं है, और यही वजह है कि अमेरिका इस जगह से निकलना चाह रहा है। अब जो है ये जो चीज है, ये हमारे जो फील्ड मार्शल हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं या जो कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई के वज़राए खारजा है, वो यही चीज ईरान को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एक वॉर ऑफ परसेप्शंस में ये जंग जीत चुके हैं, अपनी जीत को इतना लंबा ना खींचे कि ये हार में तब्दील हो जाए।
ठीक है ना। अगर कल अमेरिका चाहे तो वो जो ईरान का सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसको भी तबाह कर सकते हैं। इन रिटर्न ईरान भी कुछ जो गल्फ के सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसको तबाह करेगा। लेकिन नेट रिजल्ट क्या होगा कि अगर आज जहां ईरान खड़ा है वो 5 से 10 साल पीछे चला जाएगा, जो कि कोई नहीं चाहेगा कि एक कोई मुस्लिम कंट्री खासतौर पे इस रीजन की, गल्फ की हो, मिडल ईस्ट की हो या साउथ ईस्ट एशिया की हो, वो ये नहीं चाहेगी कि एक मुस्लिम कंट्री इतनी वीक हो जाए कि ना कल इजराइल जो है वो क्या कहते हैं अपने ग्रेटर इजराइल प्लान की एग्जीक्यूशन कर सके। सो मेरे ख्याल में ये जो सब लोग हैं, जो जिसमें पाकिस्तान शामिल है, कतर शामिल है, यूएई शामिल है और सऊदी अरेबिया शामिल हैं, ये ईरान को कन्विंस कर लेंगे। फील्ड मार्शल ईरान हरगिज ना जाते अगर कोई एश्योरेंस ना होती कि ईरानी जो है वो उस अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी जो मेरी खबर है कि ईरानियों ने ऑलरेडी जो अमेरिका की लास्ट जो शराइत आई थी उनके ऊपर अपना ओपिनियन दे दिया है और हमारे फील्ड मार्शल ने उन यानी कि वो जो ईरानियन पॉइंट ऑफ व्यू है वो अमेरिकन को पहुंचा दिया है। सो अगले 8 से 10 घंटों के अंदर हमें अमेरिका का भी पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाएगा जो ईरानियंस ने उनको दिया है। और मेरे ख्याल में जो मेरी रीडिंग ये है कि जो थिंग्स आर हेडिंग टुवर्ड्स रेजोल्यूशन, क्योंकि ना ये ईरान की फेवर में है, ना अमेरिका की फेवर में है और ना ही इस दुनिया की फेवर में है कि ये इस कॉन्फ्लिक्ट को ज्यादा लंबा खींचा जाए। अगर कोई दो कंट्रीज जो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में फायदा उठा सकती है मेरे नजदीक, वो है इजराइल एंड इंडिया। ठीक है ना। ये दो कंट्रीज हैं जो चाहती हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहे, मुसलमानों के गले पड़े रहें और ये हो। जहां तक चाइना का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है कि चाइना जो है वो एज एन इकोनॉमिक पावर पूरी दुनिया उसको मानती है। दुनिया का जो 40% इकोनॉमिक जो एक्सपोर्ट जो रेशो है वो चाइना के पास है। सो उसके अंदर तो किसी को कोई शक नहीं है। लेकिन लोग ये चाहते, ईरान ये चाहता है कि जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं लाइक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और जो दूसरी बॉडीज हैं, वो बॉडीज भी ये चाइना वहां ये गारंटी ले कि कल अमेरिका जो है इजराइल के साथ मिलकर दोबारा अटैक नहीं करेगा। और यही वो स्टिकिंग पॉइंट है जो ईरान चाह रहा है कि बिफोर दे साइन द लेटर ऑफ इंटेंट ये जो चीज जो है ना वो मान जाए। सो इट इज अ वॉर ऑफ नर्व्स और मेरे ख्याल में अमेरिका मान जाएगा इस चीज के ऊपर और चाइना भी मान जाएगा कि क्या कहते हैं कि दे विल टेक दिस मैटर टू द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और ये जो लेटर ऑफ इंटेंट है उसको एक जिसको कहते हैं लीगल कवर हासिल हो जाएगा। तो अगर सईद साहब आलमी हमायत की बात करें, यानी पूरी दुनिया में हमने देखा कि चाहे अमेरिका सुपर पावर है, उसके बाद ताकत है, इस पूरे तनाज़े में आलमी हमायत किसके साथ ज़्यादा रही, किसके साथ कम रही? मेरे ख्याल में पूरी दुनिया जो थी वो इस कॉन्फ्लिक्ट में ईरान के साथ ज्यादा खड़ी हुई थी। क्योंकि आप देखिए कि जो अमेरिकन हलीफ हैं, खासतौर पे यूरोपियन कंट्रीज, नेटो आप देखिए बिल्कुल टूट गई इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, क्योंकि जो यूरोपियन हलीफ थे दे रिफ्यूज टू बिकम अ पार्ट ऑफ द कोलिशन। जो उनके फार ईस्टर्न हलीफ थे लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, उनमें से कोई कंट्री जो है वो अमेरिकन फेवर में नहीं आई और ना ही उन्होंने अपने फौजी या शिप्स भेजे। जो उनके जो तीसरा हलीफ का एरिया था वो गल्फ और मिडिल ईस्ट था। गल्फ और मिडिल ईस्ट तो हमेशा अमेरिकन स्ट्रॉन्ग पॉइंट या स्ट्रॉन्ग एरिया समझा जाता था, लेकिन इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में अगर आप देखें कि इस ऑलमोस्ट 90 डेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के बाद अब जो गल्फ है अपने आप को अमेरिका से दूर करता हुआ नजर आ रहा है और ये वो चीज है जो अमेरिका अवॉइड करना चाह रहा है और इसीलिए वो भी इस जंग को खत्म करना चाह रहे हैं। तो जहां आपके सवाल का ताल्लुक है, पूरी दुनिया जो है वो ईरान के साथ खड़ी रही है, वन। और यही मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि देखिए जो वॉर ऑफ परसेप्शंस में ईरान ने ये जंग जीत ली, लेकिन उस जंग को इतना लंबा ना खींचें कि जो ये जीत है वो एक तरीके से ऐसे नुकसान में तब्दील हो जाए जो क्या कहते हैं जिसको कवर करने में भी आपको 8 से 10 साल लग जाए। सो दैट इज आई थिंक यही हमारी जो लीडरशिप है
ईरान को समझाने की कोशिश कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका। सईद खान साहब हमारे साथ थे, इससे पहले खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। तो सियासी मैदान में बड़ी सरगर्मी है। तहरीक इंसाफ की क़यादत पीपल्स पार्टी के साथ, फिर मौलाना के साथ मुलाकातें, इसी तरह पीपल्स पार्टी की जो है मौलाना के साथ मुलाकातें, तहरीक इंसाफ के साथ मुलाकातें, चल क्या रहा है अंदर, इस पे बात करेंगे। सैयद हसन मुर्तज़ा हमारे साथ होंगे। आप जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। सैयद हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। चल क्या रहा है शाह जी? यानी ये मौलाना साहब कराची आए और वहाँ पर उन्होंने एक धुआंधार तकरीर की, आपने शायद सुनी हो, सदर पाकिस्तान के हवाले से जो इस्तिस्ना उन्हें दिया गया उस हवाले से उन्होंने अपने खदशात का इजहार किया। और उसके बाद फिर कुछ आपके सीनियर वज़रा उनके पास पहुँचे, शजील मेमन साहब ये वो। और दूसरी तरफ आपके गवर्नर केपी और सुहेल अफरीदी साहब ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मेरे ख्याल में ये 2 साल बाद पहला मौका आया। तो सियासत में चल क्या रहा है? क्या इसे रूटीन में लिया जाए, सब कुछ नॉर्मल है? देखिए, सियासत में कोई चीज़ भी हरफ आखिर नहीं होती जी। उसमें सियासतदान मिलते भी हैं, बैठते भी हैं, बातचीत भी होती है। ये हमारी बदकिस्मती है कि पिछले कोई 1-2 दिहाइयों से इसमें कोई ये तातुल का शिकार रही। और बड़ा खुशाइंद है जी कि बर्फ पिघल रही है, सियासतदान करीब आ रहे हैं, मिल बैठते हैं, कोई मशावरत भी हो जाती है, कोई ख्यालात भी एक्सचेंज हो जाते हैं। तो ये चीज़ें तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की सियासत की ज़रूरत है। इस वक्त जो अदम इस्तेहकाम है सियासत के अंदर, या जिस तरह इंतशार की और अनारकी की सियासत हो रही है, इससे अब निकलने का मौका है। और ऐसी चीज़ों का होना वो बड़ा खुशाइंद है कि 2 मुख्तलिफ नज़रियात की जमातें जो कल तक चोर चोर करते थे, आज अगर वो साथ बैठते हैं तो इसका मतलब है कि वो अपने उस किए पे या उस बात से वो पीछे हट रहे हैं। तो मैं तो इसे बेहतर ही इसका समझता एक हूँ जी। मतलब तो कहने वाले ये भी निकाल रहे हैं कि 28वीं तरमीम जो आ रही है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने मामलात जो हैं वो दिखाने शुरू किए हैं, थोड़ा सा टफ टाइम देने के लिए। अभी सिर्फ थोड़ा सा दिखाया गवर्नमेंट को कि हम फिर जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, केपी से भी प्रेशर डाल देंगे, सिंध से भी प्रेशर आएगा, बाकी जगहों से भी प्रेशर आएगा। इसका एक मतलब तो ये लिया जा रहा है। देखें, सियासत है ना, अगर मैं इसमें ये कहूँ कि ये दुरुस्त नहीं है तो वो भी मैं तो उसे ठीक नहीं समझता। सियासत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी पूरा हक है सियासत करने का। और अगर हमारे किए हुए को कोई ख़त्म करना चाह रहा हो, या जिस चीज़ जो हमारे नज़रियात के मुताबिक दुरुस्त है कोई उसमें अगर रखना डाल रहा हो, तो हमें पूरा हक है कि हम उसका दिफा भी करें। और उन चीज़ों को करने के लिए हम अपनी पावर शो भी करें। ये कहना क्यों नहीं उसमें ये कहा जा सकता है, क्यों नहीं कहा जा सकता। और तहरीक इंसाफ भी एक सियासी जमात है, उनके पास भी मैंडेट है। तो हम किस तरह ये, हम तो नहीं, पीपल्स पार्टी का तो ये मिजाज नहीं है कि वो सबको साथ लेके चलने वाली बिल्कुल। जमात है। तो इसका मतलब है कोई तरमीम आई तो फिर गवर्नमेंट जो है वो फिर अपने पाँव पे खड़ी नहीं रह सकेगी। देखें, अगर उस तरमीम की वजह से गवर्नमेंट जाती है तो पीपल्स पार्टी तो नहीं ना उसकी जिम्मेदार जी। तो कौन वो जिम्मेदार तो होगा? खुद अकले कुल है और वो फैसले करते हैं, खुद से सारे फैसले लेते हैं। ये भी ले लेंगे, अपने बेहतरी के लिए करना है, जो भी कर सके करेंगे। लेकिन एक 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 राय तो ये भी है ना कि भाई सिस्टम डीरेल ना हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यकीनी तौर पे ये चाहती होगी, लेकिन साथ में ये भी चाहती होगी कि कोई ऐसी तरमीम ना आए जिसकी वजह से 18वीं तरमीम पर कोई जद पड़े, उसका साया जो है 18वीं तरमीम को नुकसान पहुंचाए। तो इसके लिए मेरा नहीं ख्याल मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सिस्टम बचाने की पोजीशन में नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपना नुकसान करके भी सिस्टम बचाया है। और सियासत अपनी जो है उसको
दूसरे नंबर पे रखा है। पहले नंबर पे पाकिस्तान रहा है, आईने पाकिस्तान रहा है, जमहूरियत रही है। हम इस सिस्टम को भी बचाएंगे और इस सिस्टम में रहते हुए हम इंशाअल्लाह ताला अपने मकासद जो है वो अचीव करेंगे। तो अभी तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी, मुझे लग रहा था कि अगर थोड़ा सा ये वो जो अफवाहें थीं या ख़बरें थीं या फ़िज़ाएँ थीं जो कह रही थीं तरमीम आई, तो अगर थोड़ा सा और टेम्परेचर ऊपर जाता तो मुझे तो था कि पंजाब के गवर्नर भी निकलेंगे। उन्होंने एक आधे इवेंट में पंजाब हुकूमत को शदीद तनकीद का भी निशाना बनाया रिसेंटली। तो मुझे तो लग रहा था कि जैसे यहाँ से भी PTI के लोग और पंजाब के गवर्नर मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं कोई। देखें, ऐसी चीजें जो हैं वो ख्याल की हद तक तो हो सकती हैं, और जो गवर्नर पंजाब हैं वो एक जिम्मेदार शख्स हैं। उन्होंने हमेशा अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए वो PMLN की बेजा तनकीद का निशाना भी बने, लेकिन वो जो उनकी आईनी जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करने के लिए वो हमेशा मैदान अमल में रहते हैं। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कोई इसको इस पैराए में भी नहीं हमें लेना चाहिए कि शायद ये हमारी कोई ब्लैकमेलिंग है उनको। वो ये 2 साल में सियासत की है। नहीं ना, 2 साल में पेट्रोल महंगा हुआ, 2 साल में महंगाई आ गई, अवाम रुल गए, किसान रुल गए, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कोई ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की अपोजिशन के साथ मिलके। अब जैसे ही उनके ऊपर दबाव आया तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर दी। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मेरी भरी पड़ी हैं। कायरा साहब ने बात की, नदीम चंद ने बात की, नैयर बुखारी साहब ने बात की। हम सारे पंजाब की जितनी क़यादत है वो कारकुन से लेके क़यादत तक सारे ही उस पे एहतजाज भी करते रहे। देखें, हालात और वक्त है ना कि अब काश्तकार अगर कमजोर होगा तो क्या हसन मुर्तजा कमजोर नहीं होगा? मैं भी तो एक बिल्कुल। काश्तकार हूँ। मेरा रोजी रोटी भी जो है वो काश्तकारी से वाबस्ता है। मैं कैसे खामोश रह सकता हूँ जब मेरी चीजों पे होगा, नुकसान हो रहा होगा? तो हम तो अपनी वजह से भी बोल रहे हैं, और बाकी हम तो नुमाइंदगी काश्तकार की, मजदूर की, गरीब की, पिसे हुए तबकों की करते हैं, वोट भी उनका लेते हैं। तो हम कैसे खामोश रहेंगे? सिर्फ बात यह है कि आपकी प्रोजेक्शन उस वक्त होती है या मीडिया उस वक्त मुतवज्जे होता है जिस वक्त कोई उन्हें नजर आ रहा हो कि अब सियासत हो रही है तो अब करें। इश्यूज पे तो आप लोग भी नहीं ना उतनी तवज्जो देते, इसलिए हम वो जरा सेकंड लाइन में हम आपको तो नजर हाजिर हैं। आते हैं। आप असम्बलियों में वॉकआउट करें ना, बार बार कहें कि यार इतना महंगा पेट्रोल क्यों दे रहे हैं, इतना टैक्स क्यों ले रहे हैं। आप लोगों को तो पूरे पाकिस्तान की ये पार्टी है, बलूचिस्तान से लेके कराची तक आप लोगों के पास हुकूमतें हैं। आप लोग एहतजाज आपने करना है, हमने तो उसे रिपोर्ट करना है। आप घर बैठे रहेंगे तो फिर हम भी बैठे रहेंगे, हम क्या रिपोर्ट करें? फर्रुख भाई, मैं पिछले बड़ी माजरत नहीं, के आप साथ आपका मैं है, पिछले आपका मानता हूँ, आप ऑन मेरी रिकॉर्ड सुन तो करते हैं। लें, जी मेरी सुन तो जी लें। जी जी। पिछले 10 दिन से कि 15 दिन से तो मैं देख रहा हूँ कि वो एक कोई पिंकी डॉन चल रही है टीवी स्क्रीनों पे। अब साकिब चद्दड़ उसके भी आ अलावा गया तो है, कोई खबर आपके नहीं इलाके है। का बंदा भी आ गया अब मैदान में। अब मेरे इलाके का बंदा आ गया। अब आप इश्यूज को छोड़कर इन नॉन इश्यूज के पीछे पड़ जाएंगे तो हमारे इश्यूज कौन हाईलाइट करेगा? हमारे पास तो आपके सिवा कोई जरिया ही नहीं है बात लोगों तक पहुंचाने का। तो आपको उससे ही फुर्सत नहीं है, तो बताएं क्या करें? सर हमें फुर्सत है, हमें हमारे पर जब दबाव आता है ना, आप पीछे हमारे आगे खड़े हो जाया करें ना। ये इस तरह ही मुआशरा चलेगा, सिविल सोसाइटी मीडिया सब मिलके ही किसी जबर का जो है मुकाबला कर सकते हैं। चलें आगे। पंजाब में जो आपकी कमेटियाँ बनी हुई थी, पंजाब में सब ठीक चल रहा है? पंजाब में तो मेरे ख्याल आपके कुछ लोगों को डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ में भी शामिल किया गया था। आपकी कमेटी बनी थी पंजाब के हवाले से स्पेसिफिक, आप उसके मेंबर भी हैं। तो पंजाब में कोई तहफ़्फ़ुज़ात तो नहीं है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से? तहफ़्फ़ुज़ात तो बहुत हैं, पूछने वाला कोई नहीं है। हमें ही बता दें। नहीं, तब देखें, जब हमें इत्तेहादी कहा जाता है और हमारे साथ कोऑर्डिनेशन कमेटीज बनाई गई कि ये कोऑर्डिनेट करेंगी, ये इश्यूज रिजॉल्व करेंगी, आज तक तो मेरा ख्याल है उनमें से एक इशू भी रिजॉल्व नहीं हो सका। ठीक है। बेशुमार मीटिंग्स हुई, फिर वो मीटिंग्स का सिलसिला अब तो पिछले कोई 1 साल से
बिल्कुल बंद है, कोई मीटिंग नहीं है, कोई राब्ता नहीं है, कोई आना जाना नहीं है, कोई पूछना पुछाना नहीं है। जिस तरह आपने अभी बात की कि पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हुई तो उस पे पीपल्स पार्टी ने बात कोई नहीं की, बात हमने तो की, लेकिन अगर वो कोऑर्डिनेशन कमेटीज मिलती रहती, बैठती रहती, तो यकीनन उनमें भी ये डिस्कस होता कि यार हम किस तरफ जा इसका रहे हैं। मतलब मुशावरत का दरवाजा हुकूमत ने बंद कर दिया है। यकीनन ठीक है। इनिशिएटिव तो गवर्नमेंट का ही होता है ना। अब मीटिंग मैंने तो नहीं रखनी, मीटिंग तो हुकूमत ने ही रखनी है ना। हुकूमत ने ही वो करना है कि आओ तो बैठो जरदारी यार, साहब के ये हम इल्म में ये करने सारी जा रहे बातें, हैं। किसके? जरदारी साहब के, बिलावल साहब के इल्म में ये सारी बातें पंजाब में जो आपके साथ ये देखिए, किया जा रहा है? यकीनन क़यादत के इल्म में है ये ठीक। सारी चीजें, क़यादत को भी पता है, क़यादत भी इस बात बारे में बात कर चुकी है। और हम आइंदा भी, हम तो उनके लिए दुआ गो हैं। कल भी चेयरमैन ने कहा है कि अपनी तकरीर के अंदर कहा है कि अल्लाह ताला वजीर आजम को, फील्ड मार्शल को इसमें कामयाबी दे और जो इज्जत पाकिस्तान को मिल रही है इसमें मजीद इजाफा करे। हम तो दुआ गो हैं, बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं, उनको हम आपके लिए हमेशा दुआ गो उनके हैं। अच्छे आप आवाम के साथ आ जाएं और हमारी जो मुश्किलात हैं उसमें कमी का बायस बने। इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ हैं जी, पहले भी साथ हैं और आइंदा आपकी हिदायत के मुताबिक अच्छा भी सर। उस पर अमल करेंगे। बहुत और आपकी शुक्रिया, बात ही करते हैं और करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। सैयद हसन मुर्जा साहब हमारे साथ थे और इस हवाले से वो कहते हैं कि पंजाब हुकूमत ने पिछले 1 साल से उनके साथ वो जो वफूदते हैं, मसाइल सुनते हैं, ऐसी कुछ नहीं है। और चार्जशीट है और 28वीं तरमीम के ऊपर भी जो दबाव का उन्होंने जवाब दिया है कि ये भी चांसेस हैं कि ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हों, मामला इस तरफ बढ़ रहे हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बाबर डोगर साहब ब्यूरो चीफ एक न्यूज़ हमारे साथ हैं लाहौर। और मरीम नवाज साहबा ने कहा था ख़वातीन मेरी रेड लाइन, ये केस बहुत हाईलाइट हुआ है। एक तरफ अदाकारा हैं और दूसरी तरफ लीगी MP हैं, तो होगा क्या इस केस का मुस्तकबिल? एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। एक तरफ है मारूफ अदाकारा मोमना इकबाल और दूसरी तरफ है साकिब चद्दड़, ये MP हैं। पहले तो डोगर साहब आपका बहुत शुक्रिया। ये बताएं ये साकिब चद्दड़ साहब हैं कौन, कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं? सचिन न्यूट से हैं, आपको मुझसे ज़्यादा पता है। आज़ाद इलेक्शन लड़ा, PTI की हमायत याफ्ता PTI की हमायत और PTI की ही वजह से इमरान खान के पोस्टर लगा के, इमरान खान की तस्वीर लगा के, इमरान खान की तकारीर लगा के ये इलेक्शन जीते। इनके मुकाबले में PTI का था कैंडिडेट, वो हार गया। नून लीग का था, हार गया। बाद में नून लीग ज्वाइन कर ली, अब वो नून लीग के अब वो हुकूमती MP हैं। बिल्कुल जी। अच्छा, और क्या ये बहुत खासे अमीर आदमी हैं? क्योंकि उनके वकील साहब ने भी बताया कि जो गिफ्टिंग हुई है इन 4-5 सालों में, जो ताल्लुक़ रहा उनका अदाकारा के साथ, तो उसमें करोड़ों रुपए, मुझे भी सोर्सेज ने यही बताया। गालिब पैसे वाले हैं सर। एलिजिबली ये भी कहा जा रहा है कि 2015 में वो आपको पता है कि एक बहुत बड़ा स्कैम आया था गुर्दों का, उसमें कुछ लोग पकड़े गए थे, उसमें भी इनका एक टीवी क्लिप भी वायरल है इस हवाले से। बिल्कुल, एक इसमें ये बयान दे रहे हैं, टीवी क्लिप वायरल है और अखबारात की खबरें भी हैं जिसमें ये बयान भी दे रहे हैं। ये अरेस्ट भी हुए थे। तो उस वक्त गुर्दों का बड़ा अरूज था कारोबार का और लोग अरबों रुपया उन्होंने कमाया उससे। तो उसके बाद फिर ये इलेक्शन लड़े, MP बन गए और फिर ये इन्होंने नून लीग ज्वाइन कर ली, हुकूमती MP हैं। और ये कैसा सिस्टम है वैसे डोगर साहब कि अवाम किसी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगे, वो अरेस्ट हो, वो बयान भी दे रहा है, वो इलेक्ट भी होता है, वो हुकूमत की तरफ भी जाता है। जमहूरियत है, लोगों ने वोट डालने हैं, जिसको वोट डालेंगे वो जीत जाएंगे। अब ये चीज़ तो अब लोगों ने देखनी है। तो अब ये वाक़या का बताएं कि मोमना इकबाल कल यहाँ पे लाहौर के एक थाने में भी गई और क्या हुआ? उन्हें धमकियाँ दी गई हैं जान से मारने की, दूसरी तरफ इन्होंने भी करवाई है। देखिए, मोमना से मेरी बात हुई है। अच्छा, काफ़ी डिस्कशन हुई और बड़ी खुल के बातें हुई हैं। मगर उन्होंने ये माना कि उनकी उनसे दोस्ती थी और दोस्ती 3-4 साल रही और बड़ी गहरी दोस्ती थी। उन्होंने ये भी कहा कि वो उनसे शादी भी करना चाहती थी और उन्होंने कहा, मैंने उनसे कहा था कि आप मेरे घर में रिश्ता लेके आएँ, और वो रिश्ता लेके भी आए। तब तक उनको ये नहीं पता था कि इनकी 2 शादियाँ और 4 बच्चे हैं। अच्छा, इनकी 2 शादियाँ हैं साकिब साहब की और 4 बच्चे। बकौल मोमना के 2 शादियाँ और 4 बच्चे हैं। जब उनको इस चीज़ का पता चला तो उनको इस पे गुस्सा था कि इन्होंने मुझसे झूठ बोला। अब मोमना भी शादीशुदा हैं, उनको भी डाइवोर्स हुई है। हाँ, मैं वही कहने लगा था, क्योंकि दूसरी तरफ सोर्सेज ये कह रहे हैं कि साकिब को ये गुस्सा चढ़ा कि मोमना जो है उन्होंने अपनी शादी छुपाई हुई थी। उनका ये कहना है कि इसके बाद वो पीछे हट गई और साकिब चद्दड़ जो है उनको इस चीज़ का बड़ा गुस्सा था। और जब उनकी मंगनी हुई, 13 मई को उनकी मंगनी हुई और 1 जून को उनका निकाह है और 13 मई को जब मंगनी हुई उसके बाद से साकिब चद्दड़ साहब जो है बहुत ज़्यादा सुपर एक्टिव हो गए, धमकियाँ और सब कुछ करते रहे। और उस पर वो ये भी मानती हैं
कि गिफ्ट भी मैंने लिए, वो ये भी कहती हैं कि मैंने पाकिस्तान में उनके साथ ट्रैवल भी किया। ये मान रही हैं कि जनाब मैंने उनके अच्छा, आपकी बात हुई, उन्होंने खुद कहा कि खुद कहा थी। मैंने उनसे पूछा जी, वो कहते हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल किया। उन्होंने कहा पाकिस्तान से बाहर मैं नहीं गई आज तक। पाकिस्तान में पाकिस्तान में मैं उनके साथ ट्रैवल किया 2-4 जगह। दोस्ती होती है डॉक्टर साहब, हमारी अगर दोस्ती हो जाएगी तो हम इकट्ठे मैंने उनसे ये भी पूछा कि ये दोस्ती की नौयत क्या थी, क्या ये फिजिकल थी, तो उस पर वो खामोश हो गई। उन्होंने कहा देखें जी, मैंने पीर वाले दिन अपने जो मंगेतर हैं उनके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है लाहौर में। ये वाला जो पीर आ रहा है जी, ये जो पीर आ रहा है, उस पे उन्होंने कहा जी कि मेरे ऊपर जो कीचड़ उछाला जा रहा है, मेरे ऊपर जो इल्ज़ामात लगे हैं, इस तरह से जो मेरी करैक्टर असैसिनेशन की जा रही है, जिस तरह से अली इशफाक जो उनके वकील हैं साकिब चदड़ के, जिस तरह से उन्होंने कहा कि जी ये करोड़ों का नहीं, ये 2 करोड़ 4 करोड़ या 5 करोड़ का नहीं, इससे 3 गुना ज़्यादा का मामला है। और उन्होंने कहा जी कीमती गाड़ियाँ, घड़ियाँ और बेतहाशा कैश और अनड्यू बेनिफिट्स दिए गए। तो उन्होंने कहा जी मैं इसका जवाब दूंगी। हाँ, मैंने उनसे गिफ्ट लिए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, हमारी दोस्ती थी, लेकिन उनकी मालियत कुछ 60-70 लाख है, उसके प्रूफ है मेरे पास। मैं प्रूफ लोगों को दूंगी, बताऊंगी कि किस। ये बात लाखों की या करोड़ों की नहीं, करोड़ों की नहीं है। ये उन्होंने बिल्कुल उन्होंने क्लैरिटी के साथ कहा कि लाखों की नहीं, करोड़ों की नहीं है, करोड़ों की नहीं, लाखों की है। अब सर सवाल ये पैदा होता है कि चद्दर साहब दोस्ती थी, वो मान रही है, वो तो पीछे नहीं हट रही। अब अगर चद्दर साहब ने उनको कोई गिफ्ट दिए हैं तो मेरा मतलब कि उस पर चद्दर साहब कैसे उसको जस्टिफाई करेंगे कि चद्दर साहब कोई बच्चे तो नहीं है। और जब हम छोटे होते थे ना तो ईद कार्ड जिसको देते थे ना दोस्त को, जब लड़ाई हो जाती थी तो वापस जाके मेरा मतलब वो वापस कर दो। वो भी ये कह रही हैं कि मेरा मतलब मैंने कोई गन पॉइंट पे लिए पैसे, मैंने क्या ऐसा क्राइम किया है, कोई चोरी की है, डकैती की, कोई इनके साथ कोई क्या किया जो ये सारा कुछ कर रहे हैं। अच्छा, वो पीर को सब तमाम सवालात का जवाब देने को तैयार। जब मंगनी उनकी हो गई, आगे निकाह की भी डेट आ गई, तो तब साकिब साहब जो हैं वो गुस्से में आ गए, तैश में आ गए। उनके बकौल और उन्होंने कंप्लेन में इनकी बीवी को क्यों नामजद किया हुआ है, सुमेरा साहिबा को? सर बिल्कुल वो ये कह रही हैं कि उनकी बीवी जो थी उन्होंने भी उनको कॉल की है, धमकियां दी हैं और कत्ल की धमकी। यानी उनकी बीवी भी चाहती थी कि मोमना शादी आगे ना करे? नहीं, वो उन्होंने ये कहा कि जी तुमने मेरे बंदे को लूटा है, एक्सप्लॉइट किया है, पैसे वापस करो इस चीज़ पे। और यानी उन्हें उससे पहले की दोषी पे एतराज नहीं था, पैसों पे एतराज। ओके, पैसों पे एतराज था। और साकिब चद्दर साहब हैं, वो भी यही बार यही कह रहे हैं कि जी मुझे लूटा गया, मेरे अच्छा, हुकूमती हलकों में क्या चल रहा है? जो मेरी इतलात है वो तो ये है कि मरियम साहिबा तक जब ये बात पहुंचती है चीफ मिनिस्टर तक, तो उन्होंने तो कहा कि ज़ीरो टॉलरेंस, और इसके साथ भी कोई जो इंसाफ के तकाज़े पूरे किए जाएँ, हुकूमती असर रसूख इस्तेमाल ना हो इस मामले में। फिर उन्होंने ट्वीट भी किया। आपके पास खबर क्या है? सर इशू ये है कि जो मोमना है उन्होंने जब ये उनको धमकियां देनी शुरू की, उन्होंने FIA में भी एप्लीकेशन दी, उन्होंने लाहौर के मुख्तलिफ थानों में भी एप्लीकेशन दी, लेकिन चूँकि नून लीगी MPA था, पार्लिमानी सेक्रेटरी था, कोई एक्शन नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया, ट्वीट में उन्होंने सारी सिचुएशन लिखी जिसका नोटिस CM ने लिया। इससे पहले CM कई दफ़ा कह चुके हैं कि जो ख़वातीन का इस्तेसाल जो है वो उनकी रेड लाइन है। तो उस पर उन्होंने परसों भी एक रिलीज जारी की जिसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर यह डायरेक्शन दी है कि वो किसी सूरत में किसी खातून का इस्तेसाल नहीं होने दें। नहीं, ये तो हो गया ना उनका बयान। इस केस को मेरिट पे लिया जाए। अब उसकी सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है, ग्राउंड पे क्या हो रहा है? इससे पहले पुलिस तो उनसे एप्लीकेशन ही नहीं ले रही थी। कल उन्होंने हाईएस्ट जो ऑफिसर ने IG पंजाब जो उनसे रब्ता किया कि जी मैं एप्लीकेशन देना चाहने को। जब वो FIA में गई तो FIA ने कहा कि ये जो धमकियाँ हैं, ये जो कत्ल की धमकियाँ, ये क्रिमिनल एक्ट है, इसको साइबर विंग नहीं दे सकता, लिहाजा इसके लिए आपको पुलिस को एप्लीकेशन देना पड़ेगी। जिसकी वजह से उन्होंने IG से रब्ता किया और उसके बाद IG के इंटरवेंशन पर उन्होंने कल रात चूंग थाने में एक एप्लीकेशन दी है। चूंग थाने ने आज इकबाल चद्दर साहब जो है उनसे रब्ता किया है, साकिब चद्दर उनसे रब्ता किया और उनसे कहा कि आपको पेश होना पड़ेगा थाने में। अब वो थाने में अब उन्होंने 1-2 दिन मांगे हैं। उन्होंने कहा मैं 1-2 दिन में मैं खुद हाजिर होऊंगा चूंग थाने में, और उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, वेरिफिकेशन होगी, और उसके बाद जो भी पुलिस कार्रवाई करेगी। तो जो इनका पिछला देखे ना, पुलिस के पास तो सारा रिकॉर्ड होता है, इनके पिछले का क्या है? साकिब साहब के जो पिछले मामला थे, क्या वो बिल्कुल माजी साफ हो चुका है या
रिकॉर्ड में मौजूद होगा, पुलिस सोर्सेस क्या कहते हैं? पकड़ेंगे, उसकी बेल शेल हो गई, वो आपको पता है मेल होने के बाद वो मामला जो है वो फिर ख़त्म हो गई, वो सारे रिहाई पा गई, कोई ना कोई लीगल प्रोसीजर अडॉप्ट किया होना है, उसके नतीजे में उनकी रिहाई हुई है। तो वो उसके बाद उन्होंने इलेक्शन लड़ा। अब आगे साहब के बिजनेस वगैरह क्या है, कुछ पता चला इस वाले से? सब बिजनेस का तो मुझे नहीं पता चला, लेकिन ये अब चीज़ें ज़रूर है कि इलेक्शन कमीशन जो है जो कह रहे हैं कि फॉर्चूनर गिफ्ट की, रोलेक्स गाड़ी दी, उसके अलावा और कीमती गाड़ियाँ दी। तो आप कह रहे हैं कि ये इशफाक साहब खुद मुंह से कह गए हैं कि 15 करोड़ पे, उन्होंने कहा जी 5 करोड़ से 2 गुना ज़्यादा, 3 गुना ज़्यादा के गिफ्ट दे चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि 15 करोड़ के जो गिफ्ट थे वो 15 करोड़ रुपए इनके पास कहाँ से आया? तो वो अगर उसमें नहीं मौजूद, जब उन्होंने इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड सारी चीजें, इनकी टैक्स रिटर्न्स क्या कह रही होंगी, तो आप ये कह रहे हैं कि इन पे मुश्किल आ सकती है? बिल्कुल अपने ही ये अगर ये साबित करने जाते हैं कि मैंने 15 करोड़ रुपए के गिफ्ट मोमना को दिए, तो उनसे ये भी पूछा जा सकता है कि 15 करोड़ रुपए आपके पास कहाँ से आए, आपका सोर्स ऑफ इनकम 61-62 की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, ये वो भी मसला हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो आप कह रहे हैं कि सीट से हाथ भी धोना पड़ सकता है इस मामले के चक्कर में? सर बहुत सारे एमपीएस जो हैं वो इसी चक्कर में सीट से हाथ धो चुके हैं, आपको पता है, आप खुद सारा पॉलिटिकल कवर करते हैं, तो ये मसला भी आता था। लेकिन अभी तो जो सबसे बड़ा इशू ये है कि FIA, मेरा ख्याल है कि अभी तक मोबाइल दोनों ने जमा नहीं करवाए। अच्छा। दोनों से कहा गया कि अपने अपने मोबाइल जमा करवाएं। उन्होंने कहा कि वो जो लास्ट पेशी थी उसमें कहा गया था कि दोनों फौरी तौर पे मोबाइल दें ताकि उसका फोरेंसिक हो सके, उसके बाद मामला आगे। लेकिन नहीं जमा, लेकिन ना मोमना ने दिया, ना साकिब चदर साहब ने दिया। एनसीसी ने कहा तो कि 1-2 दिन में हम हल कर देंगे, ये कैसे हल करेंगे मोबाइल लिए बगैर? सर नहीं, दो दिन में कैसे हल करेंगे? अभी तो साकिब चदर साहब के वकील ने 7 दिन मांगे हैं जवाब जमा करवाने के लिए। जवाब जमा करवाएंगे, मीनवाइल वो मोबाइल जमा करवाएंगे, उसका फोरेंसिक क्या होगा के बाद बात आगे पहुंचेगी या कहीं सुलह सफाई हो जाएगी? अब आप रिपोर्टर्स भी तो है ना, वो वाली बात बताएं सर। आज इस तरह के केसेस में होता क्या? आज तक मैंने कोई ऐसा केस नहीं देखा जिसमें बात आगे बढ़ेगी। अच्छा। अब जो उनके वकील हैं, जो मैंने उनकी लैंग्वेज सुनी है, उसमें थ्रेट ज़्यादा थी, धमकियाँ ज़्यादा थी, और उसमें यह भी था कि जी सारी डिटेल सामने आएगी, ये काम कर जाती हैं बाज़ दफ़ा चीज़ें। अब उसका मोमना जो है वो जब आएंगी, अगर वो इस तरह की बातें करेंगी, ही सिटिंग MPA, नून लीग के MPA, अगर कोई ऐसी बात होगी, अगर वो जिस तरह से कह रहे हैं कि जी बहुत ज़्यादा क्लोज इंटीमेसी थी, ये था वो था, तो अल्टीमेटली तस्वीरें कौन लीक कर रहे हैं इनमें से? तो मेरा ख्याल है कि दोनों पार्टीज अल्टीमेटली कोई ना कोई बड़ा बीच में आएगा और अल्टीमेटली ये सुलह होनी। वाह वाह, तस्वीरें कौन लीक कर रहे हैं इनमें से? सर तस्वीरें साकिब चदर साहब पे इल्ज़ाम लगाए, उन्होंने जो एप्लीकेशन दी उसमें ये कहा है कि ना इन्होंने AI मेरी तस्वीर लेके AI के ज़रिए से इस तरह की तस्वीर बना के वो मुझे व्हाट्सएप की हैं कि ये मैं दे दूंगा, नहीं तो अच्छा ये मैं सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा। उन्होंने कहा मेरी बहन दिलशा को, वो ये कह रही हैं कि फेक हैं। अभी साकिब चदर साहब जो हैं वो तो फोरेंसिक देंगी तो पता चलेगा कि क्या है। लेकिन सर जी दोनों ने मोबाइल देने से इनकार कर दिया। मोबाइल के अंदर इसके अलावा क्या है, उनको ये भी है कि शायद अगर मोबाइल दें तो दोनों का और भी कोई चट्टा कट्टा तो आगे ना निकल जाए, तो वो अभी मोबाइल जमा नहीं कराया गया। बहुत शुक्रिया आपका बाबर डोगर साहब, ब्यूरो चीफ एक न्यूज़ लाहौर, हमारे साथ थे। ये मामला है और ख़वातीन मेरी रणन है, वज़ीर आला पंजाब कहती हैं। अब मामला ये है कि आप हुकूमती एक MP हैं और फिर इलेक्शन कमीशन को भी चीज़ें देखना होंगी और ये चीज़ें कहाँ तक जाती हैं फिर इंशाल्लाह पता चलेगा आने वाले वक्त में। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।